नमस्कार, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है जो आगामी 5 जनवरी 2026 को UGC नेट हिस्ट्री विषय से देने जा रहे हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न 14 दिसंबर 2023 को आयोजित UGC नेट परीक्षा से लिए गए हैं और आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, अघोष स्नान ब्रेथ बाथ की दीवार और फर्श के जल से वाटर प्रूफिंग के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? तो आपका अघोष स्नान या ब्रेथ बाथ, जिसको आप बृहत स्नानागार के नाम से जानते हो, उसमें जो है वाटर प्रूफिंग के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया है। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। आपका बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? बृहत स्नानागार हमें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और इसे जो है मार्शल एक स्टेटमेंट आता है कि विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण किसे कहा जाता है? सिंधु सभ्यता से प्राप्त किस साक्ष्य को या किस पुरातात्विक सामग्री को विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण कहा जाता है? तो विश्व का आश्चर्यजनक महान निर्माण या महान आश्चर्यजनक निर्माण। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका ब्रेथ बाथ को ही कहा जाता है, ब्रेथ बाथ को ही कहा जाता है। और इसको किसने कहा है? मार्शल ने कहा। इसको मार्शल ने कहा है बृहत स्नानागार को कि यह विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण था। और इसकी लंबाई यूजीसी नेट परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो लंबाई जो 54.86 मीटर और चौड़ाई है 33 मीटर। तो 54.86 गुणे 33 जो है आपका इसका आकार है। और इसके मध्य जो है एक जलकुंड बना हुआ है। जलकुंड में पहुंचने के लिए जो है एक प्रश्न आता है कि किस पार्श्व में सीढ़ियां बनी हुई? तो उत्तरी से दक्षिणी पार्श्व में सीढ़ियां बनी हुई हैं। कुल सीढ़ियों की संख्या 9 है। दोनों पार्श्वों में 9 सीढ़ियां बनी हुई हैं। और जो जलकुंड की जो फर्श है और जो उसकी दीवारें हैं, ठीक है, तो उनको जो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है। और पानी के रिसाव को रोकने के लिए क्या किया गया है? जिप्सम का उसमें प्रयोग किया गया है। और बिटुमिन्स का उसमें लेप कर दिया गया है। विश्व में एक प्रश्न आता है, विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण? तो विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण आपका यही बृहत स्नानागार है। ठीक है, और एक मैके महोदय हैं, तो मैके ने इसके आसपास के जो मकान बने हुए, कमरे बने हुए हैं, उनको बताया है कि इनमें जो है पुजारी लोग रहते थे। एक विद्वान है डीडी कौशाम्बी। तो डीडी कौशाम्बी ने जो आपके बृहत स्नानागार की तुलना जो है पुष्कर अथवा कमलताल से की है। पुष्कर अथवा कमलताल से की है। तो यह जो है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मित्रों, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अभी संभव नहीं है, क्योंकि आपके एक दिन बाद परीक्षा होनी है। और एक बार मैं प्रयास करता हूं कि केवल आंसर पे ही चर्चा कर लेता हूं। आज की वीडियो का दूसरा प्रश्न है, विश्व में पहली औद्योगिक क्रांति संबंधित। तो विश्व में पहली औद्योगिक क्रांति किससे संबंधित है? तो प्रस्तर उपकरण बनाने वाले से। विश्व में पहली औद्योगिक क्रांति प्रस्तर उपकरण बनाने वाले से संबंधित है। विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि जो है सबसे पहले जो है पाषाण काल में मानव के सभ्यता और संस्कृत का विकास हुआ। तो उस संस्कृत और सभ्यता के विकास में सबसे पहले उसने पत्थर के औजारों को ही बनाना सीखा, जिसके माध्यम से वह अपने क्षुधापूर्ति के लिए, जैसे शिकार के लिए जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ा एग्रीकल्चर में उसके हल का प्रयोग करते थे।
अन्य प्रयोग करते थे। तो पत्थर के औजारों को बनाना ही सबसे पहले मानव ने सीखा था, इसलिए विश्व में पहली औद्योगिक क्रांति किससे मानी जाती है? तो प्रस्तर उपकरण बनाने वालों से मानी जाती है। और वह किससे संबंधित है? पाषाण काल से संबंधित है। तो प्रश्नगत विकल्प एक हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, उस पुराण का नाम बताइए जिसमें भारत को भौगोलिक इकाई बताया गया है। तो भौगोलिक इकाई भारत को किसमें बताया गया है? विष्णु पुराण में बताया गया। विष्णु पुराण में भारत को एक भौगोलिक इकाई बताया गया है। और तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। उस विष्णु पुराण में ही कहा गया है कि जैसे एक आता देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम की चर्चा भी इसी में मिलती है। देवासुर संग्राम परीक्षाओं में पूछा जाता है। देवासुर संग्राम विष्णु पुराण में मिलता है। कलयुग की भविष्यवाणी विष्णु पुराण में है। कृष्ण लीला विष्णु पुराण में है। और साथ ही साथ जो है इसमें भारतीय भूगोल, ज्योतिष, सूर्य सिद्धांत, नवग्रह आदि का भी वर्णन प्राप्त होता है। और इसका जो मूल पाठ है सबसे अधिक जो है सुरक्षित है विष्णु पुराण का। और यह जो है पौराणिक पंच सिद्धांतों के अनुरूप विष्णु पुराण है। और विष्णु पुराण बताया कि वह देश जो हिमालय पर्वत के में बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस पुराण में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। ठीक है, किसमें विवरण मिलता है? विष्णु पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। 7 मुख्य पर्वतों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो 7 मुख्य पर्वतों का उल्लेख भी आपके विष्णु पुराण में मिलता है। तो ये सब जो है विष्णु पुराण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे और काफी महत्वपूर्ण भी हैं। अगला प्रश्न है, लीलावती का संबंध किससे? गणित से है। तो लीलावती गणित किसके द्वारा लिखित है? तो लीलावती की रचना जो है भास्कराचार्य के द्वारा की गई है। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक को शक, इंडो ग्रीक और पार्थियन का विध्वंसक कहा जाता है? तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। जो सातवाहन शासक गौतम पुत्र सातकर्णी थे उनको शक, इंडो ग्रीक और पार्थियन का विध्वंसक कहा जाता है। कहा गया है शक, यवन, पहलव, निषूदनस। शक, यवन, पहलव, निषूदनस। शक, यवन, पहलव, निषूदनस कहा गया किसको? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। और इनकी कुछ उपाधियां, अच्छा ये भी पूछा जाता है किसमें कहा गया है? तो उनकी उपलब्धियों का वर्णन जो है आपके नासिक अभिलेख में। किसमें? नासिक अभिलेख में। नासिक अभिलेख। और नासिक अभिलेख का संबंध किससे? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी से। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक वर्ष अभिलेख, ठीक है, उसके शासनकाल के 19वें वर्ष का अभिलेख है। तो उसमें जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों की चर्चा की गई है। तो उसमें कहा गया है कि उसने शक, इंडो ग्रीक और पार्थियन का विध्वंस किया था। शक, यवन, पहलव, निषूदनस। साथ ही साथ एक प्रश्न आता है, क्षहरात वंश का उन्मूलन करने वाला। क्षहरात वंश का उन्मूलन करने वाला। तो क्षहरात वंश का उन्मूलन या निर्मूलन करने वाला शासक कौन था? गौतम पुत्र सातकर्णी था। उसको कहा गया है खखरातवश। खखरातवश निरेवशेष करस। ठीक है, खखरातवश निरेवशेष करस। और साथ ही साथ जो है इन्होंने एक आता है प्रश्न की सातवाहन कुल के प्रतिष्ठा को या सातवाहन कुल के यश को पुनः स्थापित करने वाला शासक तो गौतम पुत्र सातकर्णी। क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन करने वाला शासक तो वो भी जो है आपका गौतमी पुत्र
सातकर्णी है। कहा जाता है कि पूछा जाता है कि किस सातवाहन शासक के घोड़े जो है तीनों समुद्रों के पानी पिए हों, ठीक है। तो वो भी आपका है, आपका गौतम पुत्र सातकर्णी। इसका स्टेटमेंट ऐसे आता है, त्रिसमुद्र या त्रिसमुद्रोत विजय पताक करके समथिंग आता है, त्रिसमुद्रो विजय पताक करके आता है, ठीक है। और तीनों समुद्र उसमें कौन से, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है। तो ये सब गौतम पुत्र की उपलब्धियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। तो विकल्प 3 गौतम पुत्र सातकर्णी हमारा सही स्टेटमेंट है, उनका उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हों के लिए क्या सही नहीं है। तो इसमें जो है मिलिंद पन्हो, हम सभी को मालूम है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। और यह जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन और जो है इंडो ग्रीक शासक मिलिंद या मिनांडर, जिसका नाम था मिनांडर, ठीक है, के बीच जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लेकर जो है वार्तालाप हुआ था, उस पर लिखा गया है। तो इसमें देखें मिलिंद पन्हों के संबंध में क्या सही नहीं है। तो मिलिंद पन्हो पहला, यह ग्रीक राजा मिलिंद, जिसको आप मिनेंडर के नाम से जानते हो, बौद्ध मठवासी नागसेन के बीच वार्तालाप का कार्य बिल्कुल सही है। ये विकल्प बी है, 2 है, यह लेख मूल लेख अप्राप्य तथा वर्तमान ग्रंथ मूल का पाली अनुवाद है। यह भी सही है कि मूल जो है, यह जो मिलिंद पन्हो है अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि जो है यह पाली भाषा में अनुवादित है। और मिलिंद पन्हो का अर्थ कभी कभी पूछा जाता है, तो मिनेंडर के प्रश्न है। और इसमें जो है मिनेंडर के प्रश्नों का जो गूढ़ दार्शनिक प्रश्न, उसको कह सकते हो, गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का जो है नागसेन के द्वारा उत्तर दिया गया था, ठीक है। और अगला है, मिलिंद पन्हो पर व्याख्या 5वीं शताब्दी में धम्मपाल के द्वारा लिखी गई है। विकल्प हमारा गलत है, विकल्प 3 हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प 4, मिलिंद पन्हो को कुछ की होना चाहिए। तो मिलिंद पन्हो के कुछ संवाद प्लेटो के संवाद के साथ मिलते हैं, यह विकल्प भी हमारा सही है। जो मिलिंद पन्हो है, तो यह जो है प्लेटो की जो आपकी संवाद शैली है, प्लेटो की संवाद शैली है, उस शैली में लिखे गए हैं। किस शैली में? प्लेटो की संवाद शैली में लिखे गए हैं। और इसमें वर्तमान में कुल 7 अध्याय हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में, कितने अध्याय हैं? कुल 7 अध्याय हैं। और प्रथम 3 अध्याय में जो है नागसेन और मिनेंडर के जो मध्य है धर्म वार्तालाप हुआ था, तो वही धर्म संबंधी प्रश्नों और उत्तर ही पे चर्चा हुई थी। और यही 3 अध्याय जो मूल ग्रंथ में थे, मूल ग्रंथ में यही 3 अध्याय थे, बाद में 4 अध्याय जो है और इसमें जोड़ा गया। प्रश्न आता है, जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर किस धर्म का अनुयायी था? तो वह किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। लेकिन अब बौद्ध धर्म के किस शाखा का था? तो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का उपासक था। और अगला प्रश्न है, तो हमारा सही उत्तर विकल्प 3, थोड़ा ज्यादा हो जाता है, डिटेल प्रश्न हो नहीं पाएगा। फिर अगला है, अब केवल जो है उत्तर पे ही चर्चा की जाएगी। तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था जिसकी बैठक उत्तरी मदुरा में हुई? तो तृतीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरा में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं वह नकीरर थे। विकल्प 4 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर का पुत्र मिर्जा कामरान राव जैतसी द्वारा पराजित हुआ, जो कि शासक था। तो जो बाबर का पुत्र मिर्जा कामरान जब पराजित हुआ था, तो राव जैतसी ने उसको पराजित किया था। राजस्थान के बीकानेर का शासक था। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कल्याण के लिए मानव निर्मित उत्तम बावड़ी जल समूह क्या कहलाता? तो सार्वजनिक कल्याण के लिए जो मानव निर्मित उत्तम बावड़ी जिस होती है, उसको जो है रानी का बाव कहा जाता है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तिल तांदुल न्याय का अर्थ है? तो तिल तांदुल न्याय का अर्थ है कि चावल और शीशम को मिश्रित कर देना, चावल और शीशम को मिश्रित कर देना।
विकल्प 1 हमारा सही आंसर। तीन तांदुल न्याय दक्षिण भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो इसका प्रयोग किया गया है, जिसमें बताया गया न्याय करना बड़ा कठिन कार्य होता है और उसी प्रकार से होता है जिसमें जैसे एक ही प्रकार की दो चीज़ों को मिक्स कर दिया जाए और दोनों को अलग करना कठिन हो जाता है। उसी प्रकार से अब चावल और सफ़ेद तिल को आप एक में मिला देंगे तो उसको थोड़ा सा एकत्र करना कठिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों का अपना वजूद अलग अलग रहता है, दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते हैं, अलग किया जा सकता है, जो कि थोड़ा सा कठिन कार्य माना जाता है। तो न्याय को एक कठिन और दुष्कर कार्य हमेशा से माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जयदेव महाकवि किसके दरबार में समृद्ध हुए? तो जयदेव जो है बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर। इनकी प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद इनकी प्रसिद्ध रचना है। रति मंजरी भी इनकी रचना है। रति मंजरी जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो यह 12वीं शताब्दी के एक लेखक थे और बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, महावन किसके पास है? तो महावन जो आपके वृंदावन के जो 12 दर्शनीय स्थल हैं, तो उन 12 दर्शनीय स्थलों में से एक है और यह आपका मथुरा या ब्रजवन इसको कहा जा सकता है। तो ब्रजवन ब्रज क्षेत्र में है। तो विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, फारसी अनुवाद नाम एक खैरात अफजा निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद है? तो ये जो है सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद है। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने चांदी चरित्र में उल्लेख किया है? किसमें? चांदी चरित्र में उल्लेख किया है कि पुरा काल में ईश्वर ने दुर्गा को बुरा करने वाले का अंत करने के लिए भेजा था और अब यह कार्य उनको सौंपा गया है। तो यह गुरु गोविंद सिंह से संबंधित, किससे संबंधित है? गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, दारा शिकोह को पकड़कर और उसे औरंगजेब के पास भेजने वाला विश्वासघाती कौन था? तो दारा शिकोह जो है बेसिकली औरंगजेब का बड़ा भाई था। तो दारा शिकोह को पकड़कर उसे औरंगजेब के पास भेजने वाला विश्वासघाती मलिक जीवन था। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चौथ के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? चौथ और सरदेश मुखी दो प्रसिद्ध कर थे जो मराठाओं के द्वारा जो है विजित राज्यों से लिए जाते थे। तो इसके संबंध में पहला विकल्प है, सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिवाजी ने इस पर बल दिया। ये तो बिल्कुल सही है। विकल्प बी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ दक्कन के सूबों से चौथ की मांग करने वाला प्रथम मराठा था। यह गलत है। इसके प्रथम मराठा तो शिवाजी ही थे। विकल्प 3 है, एमजी रानाडे के अनुसार मराठों पर राज्य के लिए सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करने का आरोप था। ठीक है, तो ये भी सही है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही कर लिए जाते थे मराठों के द्वारा। और 4 है, जीएस सरदेसाई ने चौथ की तुलना अनुसंगी गठबंधन से की। यह भी सही है। तो गलत क्या? विकल्प 2 हमारा तो सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वीर शैव संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला विकल्प है वीर शैव संप्रदाय, इसके पहले की वीडियो में चर्चा हुई है। वीर शैव संप्रदाय आधुनिक कर्नाटक राज्य में विकसित हुआ, बिल्कुल है, दक्षिण भारत से संबंधित है, लिंगायत संप्रदाय के नाम से जानते हैं। विकल्प बी है, वीर सेन वासव इस मत के पुनर्जीवक के रूप में सराहना करते हैं, बिल्कुल सही। विकल्प सी है, इसमें दृढ़ एकेश्वरवाद और जाति के अस्वीकरण पर बल दिया गया, भी सही है। वीर शैव संप्रदाय का आरंभ 12वीं शताब्दी में, गलत है, इसका 13वीं शताब्दी में हुआ है। इसका जो है 12वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। तो विकल्प 4 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस लेखक का कथन है कि अकबर की महिलाओं की शिक्षा में बहुत अभिरुचि थी और उनके उपयोग के लिए हरम के भीतर पुस्तकालय थे? काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये। फादर मॉन्सरट का समय, फादर मॉन्सरट जो है अकबर के दरबार में आया था, उसी ने इसका उल्लेख किया है कि अकबर की महिलाओं की शिक्षा में बहुत रुचि थी और उसने अपने बेडरूम हरम में, जहाँ पे उनकी स्त्रियां रानियां रहती थी, दासियां रहती थी, वहाँ पे एक
पुस्तकालय, बड़े पुस्तकालय की स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न है, हमजानामा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे मैं गलत कथन का चयन करना है। तो विकल्प एक है, अलाउद्दौला काज़मी के अनुसार हमजानामा हुमायूं का मानस पुत्र था। ठीक है, ये तो सही है, ये हमारा सही है। विकल्प बी है, हमजानामा संभवतः 1475 ईस्वी तक पूरा हो गया था। यह गलत है। इसका जो हमजानामा है यह अकबर से संबंधित है। यह अकबर से संबंधित है, अकबर के दरबार से संबंधित है। 1565 से लेकर 1577 तक जो है इसका कार्य हुआ था। तो मान के चलिए 1577 में यह पूरा हुआ था। तो ये तो गलत हो गया। विकल्प 3 है, वन योजना भड़कीला जिसमें मनमोहक पौधे और रंग बिरंगे फूल, ये भी सही है। विकल्प डी, पूर्णकृत में लगभग 1200 चित्र थे, ये भी सही है। ठीक है, कहीं किसी किताब में 1400 चित्रों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा आपका विकल्प 2 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांस के सैनिकों का सेनापति कौन था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है फ्रांस के सैनिकों का सेनापति कौन था? डी लाली था। डी लाली था। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष पुर्तगालियों ने बंबई द्वीप इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन नाम था उसका, ठीक है, कैथरीन के साथ विवाह करने के लिए दहेज के रूप में दिया। तो 1662 की घटना है ये। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वह इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को किसी विदेशी सत्ता को चुनौती देने के लिए बहुत से वर्ग के लोगों द्वारा पहला संयुक्त प्रयास कहा था, साथ ही यह कहा कि यह वास्तविक है। 2 स्टेटमेंट इसमें उन्होंने ऐड कर दिया। किसी विदेशी सत्ता को चुनौती देने के लिए बहुत से वर्ग के लोगों के द्वारा पहला संयुक्त प्रयास, साथ ही साथ वास्तविक संघर्ष, वास्तविक विद्रोह की या वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो ये आपका है एस.बी. चौधरी का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? एस.बी. चौधरी का स्टेटमेंट है। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जवाहिर और हेतवा किस विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे? तो जवाहिर और हेतवा जो है, एतवा भी है, ऐसे है एतवा। तो जवाहिर और एतवा जो है आपके राजवार विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। और बेसिकली यह बिहार में विद्रोह हुआ था, बिहार में हुआ था। और यह जो बिहार का पहला दलित विद्रोह भी माना जाता है, पहला दलित विद्रोह माना जाता है। तो विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान का प्रत्येक संग्रह राज्य के लिए उपयोगी है। यह गुलामी की जंजीर जिसमें देश बंधा हुआ है उसका वजन कम करता है। यह किसका कथन है? तो स्टेटमेंट वारेन हेस्टिंग्स का है। यह वारेन हेस्टिंग्स का स्टेटमेंट है। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। अगला स्टेटमेंट प्रश्न है, वह अधिनियम जिसमें भारत में फूट डालो और शासन करो की भीति क्या नीति होना चाहिए को संस्थागत स्वरूप देने की प्रक्रिया आरंभ हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा यह प्रक्रिया आरंभ हुई थी। कब हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा यह प्रक्रिया आरंभ की गई थी। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसमें जो सबसे पहले मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, ठाकुर ने मुझे यह कहते हुए आदेश दिया कि देश साहिबों का नहीं है। ठाकुर स्वयं युद्ध करेंगे, इसलिए आप साहिब और सिपाही स्वयं ठाकुर से लड़ेंगे। यह कथन किस जनजातीय नेता का है? तो यह कथन जो है सीधो से है। यह संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे सीधो, तो सीधो से संबंधित है। सीधो और कानू दोनों थे, लेकिन स्टेटमेंट सीधो ने दिया था। तो विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंध्र महिला का संपादन किसने किया? तो आंध्र महिला का संपादन पंडित रमाबाई के द्वारा किया गया था। विकल्प 4 हमारा
सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, गणदेवता नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसमें बंगाल में जजमानी प्रथा के पराभव की व्याख्या की गई है? तो बंगाल में जजमानी प्रथा के पराभव की व्याख्या का वर्णन किसमें मिलता है? गणदेवा ताराशंकर बंदोपाध्याय की प्रसिद्ध रचना है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, 10 वर्ष के बंदोबस्त की शर्तों की जांच के लिए गठित समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो कॉर्नवालिस था, इसमें मैकफिसन था, जॉनसोर था, जेम्स ग्रांट इसका मेंबर नहीं था। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सहमत आयु अधिनियम इसको बोलते हैं। सहमत की आयु अधिनियम में महिलाओं के विवाह के लिए सहमत की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसमें सहमत आयु अधिनियम में महिलाओं के विवाह की जो उम्र निर्धारित की गई थी, विकल्प 2 है 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, 10 वर्ष से पहले जो है, इसके पहले 10 वर्ष की आयु थी और बाद में इसके द्वारा 12 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन यूजीसी नेट ने जो आपका आंसर दिया है वह आपका 10 वर्ष ही दिया है, विकल्प 1 दिया है। ठीक है, लेकिन सही आंसर उसका क्या है? विकल्प 2। महराम जी मालावारी के प्रयास से जो है, मालावारी के प्रयास से जो है यह अधिनियम आया था और इसका जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा विरोध किया गया था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आज के द्वारा इसका विरोध किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपका मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा से संबंधित है। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1852 में विद्युत तार विभाग इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का अधीक्षक नियुक्त किया गया था? तो इसका अधीक्षक जो है ओ शाग्नेस्से को नियुक्त किया गया था। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय दलित संघ के पहले चयनित अध्यक्ष कौन थे? काफी महत्वपूर्ण है। तो एमसी राजा जो है अखिल भारतीय दलित संघ के पहले चयनित अध्यक्ष थे। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से किस पत्रिका में टिप्पणी की गई थी? क्या बंगाली लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने में चीन के उदाहरण का अनुसरण करने में सक्षम हैं? अगर वे कर सकते हैं तो उनके समक्ष रास्ता स्पष्ट है। किसका कथन है? तो ये जो किस पत्रिका में लिखा गया था? तो ये आपका जो है बरिसाल हितैषी पत्रिका में बड़ी इसकी चर्चा की गई थी। तो विकल्प 1 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण पारंपरिक राष्ट्रभक्ति तथा राज्य क्षेत्रीयता के पूर्व विद्यमान अर्थ के आधार पर हुआ? तो सीए बेले का स्टेटमेंट है। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शिवाजी पर्व शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी और गणपत पर्व शुरू किया था महाराष्ट्र में। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की है। विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन संबंधी धर आयोग के निम्नांकित में से कौन सदस्य नहीं थे? तो धर आयोग बेसिकली जो है 1948 का एक भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित एक आयोग था, जिसके जो अध्यक्ष थे जस्टिस धर थे। ठीक है, और उसमें आपके जगत नारायण लाल जो उसके एक मेंबर भी थे, दूसरे एक मित्रा उसके मेंबर थे। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर वल्लभ भाई पटेल यूजीसी नेट ने दिया है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल यूजीसी नेट का उत्तर वल्लभ भाई पटेल ही है इसका। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या, के एम मुंशी भी नहीं थे। के एम
मुंशी भी इसके मेंबर तो नहीं थे, तो आपका दोनों हो जाएगा। बाद में इसकी समीक्षा के लिए जो है ना एक और मतलब इसके जो है 3 सदस्य मुख्य थे, 2 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष, और बाद में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल को भी इसमें समीक्षा के लिए रखा गया था। इस आधार पर वल्लभ भाई पटेल तो हो जाएंगे, लेकिन के एम मुंशी नहीं होंगे। लेकिन यूजीसी नेट ने जो है इसका आंसर वल्लभ भाई पटेल ही दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेकंड, क्या इसका यही सही इसमें होगा। अगला है, महावीर राजद्रोह मामले में उनके द्वारा संपादित जनरल महावीर में राजद्रोह संबंधी लेखन के लिए किसको सजा हुई थी? अब इसमें जो है इसका जो है मुझे लगता है जगत नारायण लाल होंगे महावीर राजद्रोह में। महावीर राजद्रोह मामला, ये जगत नारायण लाल होंगे। इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास विज्ञान है, न इससे अधिक न इससे कम, तो किसका? जेबी ब्यूरी का यह कथन है। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से पूरा स्थल ताम्र पाषाण काल के हैं? तो ताम्र पाषाण काल के जिसमें स्थल पूछा गया है, और यूजीसी ने इसका भी उत्तर थोड़ा सा बड़ा अटपटा दिया है। तो यूजीसी ने इसका उत्तर दिया है कि ABCD इन्होंने दिया है इसमें, ठीक है। तो ABCD का मतलब हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, चन्नोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा, जबकि हड़प्पा से कोई पाषाणिक स्थल के जो है युग के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो है ये तो आप ये विकल्प 2 मान के इसमें चलिए। हमारा अगला प्रश्न है, भीमबेटका की चित्रकारी के संबंध में। तो भीमबेटका चित्रकारी क्या है? तो ये मध्य पाषाण युग का है, बिल्कुल है। ये आदि भारतीय कला का उदाहरण है, बिल्कुल है। पूर्व पाषाण युग के दौरान बनाई गई थी, तो पूर्व पाषाण युग से इसका कोई विशेष संबंध नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जो इसमें जो साक्ष्य मिलने लगते हैं वह मध्य पूर्व पाषाण काल से मिलने लगते हैं। इसके बाद है इसमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रंगों द्वारा चित्रित, ये तो सही है। इसके बाद कई युगों में मानव जीवन की व्याख्या करती है, ये भी सही है। तो इसमें हमारा जो चूंकि 4 ही आंसर दे रहा है, ABDE CDB, हाँ, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विकल्प 1। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट ने निम्नांकित क्षेत्रों पर शासन किया। तो राष्ट्रकूटों का शासन कहाँ पे था? महाराष्ट्र पे था, ठीक है। वर्तमान तेलंगाना भी उनका शासन था, मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रकूटों का शासन था, और कर्नाटक में था। तमिलनाडु में राष्ट्रकूटों का शासन नहीं था। तो विकल्प 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि से निम्नांकित को बढ़ावा मिला है। तो पहला है, खाद्य फसल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला है, बिल्कुल मिला है। विकल्प बी, धातु कर्म उद्योग, इसको भी मिला है, धातु कर्म उद्योग को भी मिला है। कृषि आधारित उद्योग, इसको भी मिला है। सितारों की गणना से इसका कोई संबंध नहीं, जल प्रबंधन का विषय होगा। तो इसमें भी हो जाएगा विकल्प ABCE। विकल्प 2 आपका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। तो बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? आप इसमें देख लीजिए। आपका है महायान है, हीनयान है, वज्रयान है। दिगंबर का संबंध इससे नहीं है, गुह समाज का भी संबंध है। तो ABCE आपका सही आंसर होगा, ABCE। विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक के मंदिरों के युग में निम्नांकित में से क्या बेमेल है? तो कर्नाटक के हमें मंदिरों के संबंध में हमें बताना है। तो इसमें क्या है आपका? पहला है युग बादामी है, योहोल भी कर्नाटक में ही है, पड्डटकल तो तमिलनाडु में है, हम्पी और कांची। तो A, B
डी ई आपका सही आंसर होगा इसमें। ए बी, इसमें इन्होंने कोई ऐसा आंसर ही नहीं दिया है। बी को इन्होंने कर्नाटक में नहीं रखा है। तब इसका फिर नियरेस्ट आंसर होगा आपका बादामी, पट्टडकल, हम्पी और कांची। विकल्प 2 आप इसमें कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, पट्टडकल कर्नाटक में होता है। निम्नांकित में से कौन से देवता वैष्णव धर्म से के नहीं है? संकर्षण का संबंध वैष्णव धर्म से, वासुदेव का संबंध वैष्णव धर्म से, महादेव का संबंध वैष्णव धर्म से नहीं, श्री कृष्ण वैष्णव धर्म, वराह अवतार वैष्णव धर्म। तो कितना हो जाएगा? ए बी डी ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ए बी डी ई विकल्प 2 आपका सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गोलकुंडा है तो गोलकुंडा का किला है, तो गोलकुंडा का किला जो है चोल शासकों द्वारा निर्मित, तो गोलकुंडा के किले का चोल शासक से कोई मतलब ही नहीं है। हैदराबाद में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। काकतीयों का पश्चिमी प्रभाव है, बिल्कुल प्रभाव क्षेत्र है। कुतुब शाही वंश द्वारा गोलकुंडे का निर्माण हुआ था, कुली कुतुब शाह के द्वारा, यह भी सही है। वह स्थान जहां भक्त रामदास को बंदी बनाया गया, यह भी सही है। तो बी सी डी आपका विकल्प 1 सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हीरा सौभाग्यम, जिसमें जैन भिक्षुओं के अकबर के दरबार में आगमन की विवेचना की गई है, इसके लेखक कौन है? तो बेसिकली इसके लेखक कौन है? तो ये जो है इसमें आपका होगा आंसर, क्या कई लोग ऑप्शन है क्या इसमें? अच्छा, ए डी सी, तो ये जो है उपाध्याय है। हाँ, यही इनकी रचना है। इसमें देव बिमल, सिद्ध चंद्र उपाध्याय इसकी है नहीं। ये देव बिमल की रचना, देव बिमल सूरी की रचना है। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर होगा, केवल सी इसमें होगा। हमारा अगला प्रश्न है, बड़े लंबे लंबे प्रश्न बनते हैं अब, कि शेर सूरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, बिल्कुल सही विकल्प है। विकल्प बी है, गख्खर के विरुद्ध शेर शाह की मुहिम जो है विफल सिद्ध हुई थी, तो ये भी आपका नहीं, गख्खरों के विरुद्ध जो है शेर शाह की मुहिम सफल नहीं होती, यह विकल्प हमारा गलत है। विकल्प सी है, शेरशाह का मूल नाम फरीद था, ये भी सही है। तो ये सी हो गया आपका। इसके बाद है, शेरशाह ने प्रांतों को कई सरकारों में विभक्त किया, प्रधान, सिकदार, मुंसिफ, ये भी सही है। इसके बाद है, शेरशाह को मुसोलियम मकरा सासाराम में अवस्थित, ये भी सही है। तो आपका केवल बी नहीं है, तो ए सी डी ई, ए सी डी ई, ए सी डी, तो सी डी ई ए इन्होंने इस पता कैसे आंसर बनाया। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला विकल्प है, महाराणा प्रताप स्थापक सैन्य प्रमुख थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध कर्म में उत्कृष्टता प्राप्त की, तो यह विकल्प तो हमारा सही है, क्योंकि बाद में जब अकबर इन्होंने निर्वासित जीवन व्यतीत किया जंगलों में, तो वह गुरिल्ला पद्धति से ही युद्ध करते थे। अभी हमारा विकल्प ये तो सही है। विकल्प बी, महाराणा प्रताप को जन समूह द्वारा जनरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के उपाधि से विभूषित किया गया था, तो ये विकल्प भी हमारा सही है। वहां के जन समूह ने महाराणा प्रताप को जनरल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की उपाधि दी थी, विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, महाराणा प्रताप ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, और ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। विकल्प डी है, महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी का युद्ध वीरता पूर्वक लड़ा, बिल्कुल सही है। विकल्प ये, महाराणा प्रताप संग्राम संघ के पौत्र थे, ये भी हमारा सही है। तो हमारा आपका सी निकाल दीजिए, तो ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी, ये आपका विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य 22 युद्धों में विजयी हुए थे, बिल्कुल सही है। विक्रमादित्य जो है, हेमचंद्र विक्रमादित्य 22 युद्धों में विजयी हुए थे। विकल्प बी है महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने जीवन काल में प्रभावी सिविल और सैन्य नीतियों को लागू किया, यह भी सही है। विकल्प सी है महाराजा हेमचंद विक्रमादित्य का जन्म मछेरी में हुआ था, यह भी सही है। विकल्प डी है महाराजा हेमचंद विक्रमादित्य राजपूत शासक थे, यह गलत था। ये जो है सूरी शासक, ये जो है राजपूत शासक नहीं थे। विकल्प ई है महाराजा हेमचंद विक्रमादित्य ने सैन्य हार्डवेयर के लिए विभिन्न विपणन नीतियों की शुरुआत की थी, तो यह भी सही है। विकल्प ए बी सी ई हमारा सही आंसर है। अगला है दक्कन के किस सुल्तान ने शिवाजी को जीवित या मृत बंदी बनाकर लाने के लिए अफजल खां को भेजा था? तो अफजल खां का जो है संबंध कहां से है? तो अफजल खां को बीजापुर के सुल्तान ने, कहा कि बीजापुर के सुल्तान ने जो है शिवाजी को बंदी बनाकर लाने के लिए भेजा था, लेकिन उसकी यह नीति विफल रही। अगला प्रश्न है राजपूतों की चित्रकारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकल्प एक है आनंद के कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकारी की खोज कर कला के क्षेत्र में योगदान दिया और भारतीय कलात्मक परंपरा की विशिष्ट शाखा स्थापित की, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है चावंड रागमाला की चित्रकार मुस्लिम कलाकार निसार अदी थे, यह भी हमारा सही है। विकल्प सी है चित्रकार की कांगड़ा शैली 17वीं शताब्दी के मध्य गलत हुई है, विकल्प हमारा गलत है। विकल्प डी है महाराजा सावंत सिंह जो नागरी दास के नाम से सुप्रसिद्ध थे, उन्होंने किशनगढ़ चित्रकला शैली में अपना योगदान दिया, यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प ई है राजकला चित्रकला अंतर्देशीय भारतीय परंपरा पर फारसी और मुगल शैली के प्रभाव के परिणाम से अधिक है, यह भी हमारा सही है। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा, इसमें सी नहीं है, तो ए बी डी विकल्प तो हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें है वैष्णव धर्म को सर्वप्रथम भागवत पुराण में कृष्ण लीला के महिमा मंडन के माध्यम से बढ़ाया गया है, तो ये तो सही है। जो कृष्ण लीला की जो महिमा मंडन है वो भागवत पुराण में इसकी चर्चा मिलती है, मैंने ऊपर बताया वो विष्णु पुराण में भी इसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। तो विकल्प एक हमारा सही है। विकल्प बी है कि एक सेकंड एकनाथ ज्ञानेश्वर के समकालीन और जात से दर्जित है, विकल्प भी हमारा नहीं, एकनाथ जो है ज्ञानेश्वर के समकालीन नहीं थे, विकल्प बी गलत है। विकल्प बी जो है गलत है। विकल्प सी है विठोबा बरकरी पंथ के देव थे, यह ऐसा पंथ था जिसका महाराष्ट्र के भक्तवाद के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था, तो हाँ ये तो बिल्कुल सही है। विकल्प डी है गुरु रामदास द्वारा रचित दासबोध कई वर्षों में उनके लेखन और उपदेशों का संकलन, ये भी बिल्कुल सही है। और विकल्प ई है चंडीदास का मूल नाम विश्वंभर मिश्र था, यह भी गलत है। तो ए सी डी विकल्प एक आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ये सब विस्तृत रूप से पढ़ने वाले क्वेश्चन है मित्रों, लेकिन संभव नहीं है। अंग्रेजों ने 1831 से 1881 तक मैसूर प्रांत पर शासन किया, तो इसमें पहला विकल्प है अंग्रेजों द्वारा मैसूर पर आधिपत्य कायम करने के कारण नगर विद्रोह था, तो एक सही है, वहां का जो है जब मैसूर के शासक ने विद्रोह किया, बिल्कुल। विकल्प बी है कृष्णराज वाडियान तृतीय अंग्रेजों के हाथों अपना राज खो दिया और नाम मात्र के प्रधान बने रहे, विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी अंग्रेजों ने मद्रास से मैसूर राज पर शासन किया, यह गलत है। विकल्प डी अंग्रेजों ने कलकत्ता से मैसूर राज पर शासन किया, अंग्रेजों ने कलकत्ता से मैसूर राज पर शासन किया, तो यह विकल्प हमारा सही है।
इसके बाद विकल्प ई है दीवान पूरनैया मैसूर के अंग्रेज द्वारा अधिग्रहण के लिए उत्तरदायी है, भी गलत है। तो विकल्प ए बी डी हमारा सही आंसर होगा। तो विकल्प दो हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश प्रशासन के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। विकल्प बी है इसमें चार्टर एक्ट 1833 द्वारा विधि आयोग की स्थापना की गई थी, लॉर्ड मैकाले, बिल्कुल सही है। विकल्प सी है 1781 के संशोधन अधिनियम में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की सटीक परिभाषा दी गई, ये भी हमारा सही है। विकल्प डी हिंदू विधिसार का संकलन और अनुवाद कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन किया गया था, बिल्कुल गलत है। ये वारेन हेस्टिंग्स के समय का घटनाक्रम है। और विकल्प ई है मुफासिल दीवानी अदालत और मुफासिल फौजदारी अदालत की स्थापना 1772 में, ये भी हमारी गलत है। तो आपका ए बी सी विकल्प 3 हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हमारा तंत्र स्पंज के सदृश कार्य करता है जिसमें गंगा तट से उत्तम चीजें उद्धृत की जाती हैं और टेम्स नदी के किनारे पर उन्हें निचोड़ा जाता है। ठीक है, तो किसका कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन और परीक्षाओं में बहुत बार जो है प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें यह दादा भाई नौरोजी का कथन नहीं, दादा भाई नौरोजी से इसका कोई मतलब ही नहीं, ये तो कोई अंग्रेजी इसको कह सकता है। तो विकल्प भी जॉन सलीवन राजस्व बोर्ड मद्रास के अध्यक्ष का कथन, बिल्कुल यह सही है, यह हमारा सही है। तो देखते हैं इसमें, अच्छा और क्या है इसमें, विकल्प बी तो सही लग रहा है। विकल्प सी है इसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के धन के अफवाह का मुख्य बिंदु को शामिल किया गया है, इसमें हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, उसी की तो चर्चा जो है जॉन सलीवन करता है। और विकल्प डी इसमें 19वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था पर अकाल या दुर्भिक्ष के प्रभाव का नहीं, ये इसकी चर्चा वो नहीं करता है। विकल्प ई है इसमें अंग्रेजों को आत्मनिर्भरता की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को नष्ट कर भारत पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ करने में मदद मिली, ये भी हमारा सही है। तो ए गलत है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है। तो बी नहीं भाई, सी ये आपका डी गलत है ना, तो 20 हो गया, सी हो गया और ई हो गया। विकल्प दो आपका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, आज जार के निरंकुश तंत्र स्वेच्छाचारी शासन के नष्ट होने के बाद जर्मन सैन्यवाद के पराभव के बाद समस्त विश्व में एक नई शक्ति का सूत्रपात हुआ है। जनता की शक्ति अपने विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो ये तो इसमें बोल्शिक क्रांति की प्रतिक्रिया थी, ये तो सही है। ये डांगे का कथन था, ये गलत है। मुझे याद नहीं समय आ रहा है किसका स्टेटमेंट है, अगर याद आता है तो आगे बता देता हूँ। और इसमें अगला है, यह चरमपंथी नेता बिपिन चंद्र पाल, हाँ बिपिन चंद्र पाल की अनुक्रिया थी, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। और यह राम मनोहर लोहिया की अभ्यर्थी नहीं, ये नहीं है। और ई है इसमें अंग्रेजों को पराजित करने के लिए भारतवासियों का आत्मविश्वास परिलक्षित होता है, ये भी सही है। तो ए सी ई विकल्प 4 हमारा सही आंसर है, विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, काफी बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, बहुत समय लग रहा है इसमें। पहला इसमें असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया गया, बिल्कुल सही है। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार सफल नहीं था,
सफल था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार तो यहाँ पे किया गया था, तो बी तो गलत हो जाएगा। इसके बाद है टोडी दुकानों का धरना बहुत प्रचलित था। शराब की दुकानों पर धरना हुआ, तो ये भी सही है। अगला है तो ए सी। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में तिलक स्वराज का शुभारंभ हुआ था। तिलक स्वराज नहीं, तिलक स्वराज फंड की स्थापना मार्च में नहीं हुई थी, ये भी आपका गलत है। बिहार विद्यापीठ पटना के प्रथम कुलाधिपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सही है। तो मुझे मेरे हिसाब से ए बी और ई इसका सही आंसर होना चाहिए, ए बी इसका आंसर। अरे बी तो गलत था ना, सफल विदेशी वस्त्र का, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार सफल नहीं था, ये तो गलत था। तो ए आपका ए सही था। हाँ, शराब धरना सी सही था। और बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो आपका ये तिलक स्वराज फंड होगा इसमें। तो ए सी डी आपका सही आंसर होगा, ए सी डी विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें है हमारा एक कुछ 100 अंग्रेजों के लिए राजनीति से प्रेरित मनुष्य बाहुल आबादी के विरोध में शासन व्यवस्था चलाना बिल्कुल असंभव कार्य होगा। ठीक है, तो एक है इसमें, पहला है इसमें वायसराय लॉर्ड माउंटेन की पराजय, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन की पराजय मानसिकता की स्वीकृति प्रतिबिंबित होती है, ये तो गलत है। विकल्प बी है क्लीमेंट इटली द्वारा व्यक्त राय थी, ये सही है इसमें। और यह इस कथन से 1947 में भारत को स्वतंत्र कराने की प्रक्रिया में ब्रिटिश द्वारा तेजी लाए जाने की तात्कालिक परिलक्षित होती है, तात्कालिक प्रक्रिया थी, ये भी सही है। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मत था, इसका कोई मतलब ही नहीं है। विकल्प इसमें 1940 के दशक के मध्य में भारतीयों की राजनीतिक परिपक्वता उद्भासित होती है, ये भी सही है। तो आपका बी सी ई, ये विकल्प एक आपका सही है। इसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। विकल्प एक है उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल और अल बला का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने विकल्प बी उन्होंने मार्ले मिंटो सिदारों में पृथक निर्वाचन मंडल की योजना का समर्थन किया था, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद है विकल्प सी है वे सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, ये भी सही है। और अगला है उन्होंने मोतीलाल नेहरू की सिफारिश का विरोध किया था, ये भी सही है। और अगला है सन 1944 में उन्होंने गांधी जिन्ना की वार्ता का विरोध किया, नहीं उन्होंने उसका समर्थन किया था। तो आपका हो गया ए सही हो गया, सी सही हो गया और डी सही हो गया, ए सी डी, ए सी डी नहीं, ए सी डी नहीं होना चाहिए इसमें, फिर इसका उन्होंने विरोध नहीं किया था, उन्होंने मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिशों का विरोध किया था, नहीं मोतीलाल का विरोध नहीं किया था, ये गलत है। और गांधी जिन्ना वार्ता का उन्होंने विरोध किया था, यह जो है सही है। तो ए सी ई आपका सही आंसर होगा, तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों का गठन किया गया था, तो कहाँ कहाँ किया गया था। बलिया में किया गया था, विकल्प ए है बलिया, सही है। गोरखपुर में नहीं किया गया था, मिदनापुर में किया गया था, ठीक। मुंगेर में नहीं किया गया, सतारा में किया गया था। तो आपका ए सी ई आपका सही आंसर होगा, ए सी ई विकल्प 2 सही है। अगला है
वस्तुतः ज्ञातव्य मौलिक और यथार्थ सत्य के प्रति मानव मस्तिष्क के लिए आबादित अधिगम नहीं है। अनुभव भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम लाक्षणिक प्रक्रम के रूप में भाषा का प्राथमिक माध्यम है। सामान्यतः इसका निर्माण शक्ति, औचित्य और अनुचित के प्रयोग के भीतर होता है। इसका आंसर मुझे नहीं मालूम, मैं यूजीसी नेट वाला आंसर आपको एक बार बता देता हूं। तो नेट इसका आंसर दिया गया है 2, इस नंबर का है नहीं 3 इसका आंसर होगा। ए बी ई, इसमें ए बी ई इसका सही आंसर है। तो पहला विकल्प ये है, यह आधुनिकोत्तर वादी विमर्श का भाग, यह सही है। विकल्प भी है, मिशेल फूको का की महत्वपूर्ण मानता ये भी है, यह सी गलत हो जाएगा, ठीक है। और रोनाल्ड बार्थ इसके पक्षधर, ये भी गलत हो जाएगा। यह अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भाषा की सीमा का द्योतक है। तो ए बी ई आपका सही होगा। विकल्प 3 यूजीसी नेट ने आपका सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक तथ्यों की खोज विधि वैज्ञानिक होनी चाहिए, किंतु यह कि इनकी विवेचना में पाठक को कला के स्वरूप में भाग लेना पड़े। लिखित शब्दों की कला सामान्यतः साहित्य कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सही कथन क्या होगा, यही होगा। यह कथन एल रोज का यह गलत है। यह कथन जे एम ट्रेवलियन का है, जी एम ट्रेवलियन लिखा, जी एम ट्रेवलियन का यह सही है। इसका विकल्प सी है। इसका उद्देश्य इतिहास के बारे में जेबी ब्यूरी के दृष्टिकोण को अस्वीकृत करना है, जिसने कहा था कि इतिहास न विज्ञान है न कला। हाँ, ये भी सही है। डी है, इस कथन में इस बात पर बल दिया गया कि इतिहास विज्ञान और कला का संयोजन है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके मत को जब अस्वीकृत किया गया था तो यही होगा। और स्प्रिंगर भी इतिहास के बारे, इस विकल्प ये स्प्रिंगर की भी इतिहास के बारे में यही धारणा थी, नहीं थी। तो आपका बी सी डी सही आंसर हो जाएगा इसमें, बी सी डी विकल्प 4 सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो पहला इसमें है, सूची फर्स्ट में जो है कुछ अनुसंधान है और सेकंड में उनका उत्खनन वहां पे किस विधि से किया गया था, मतलब पुरातात्विक विधियां हैं और उसका उत्खनन कैसे, एक सेकंड इसमें है, पूर्वेक्षण, अनुसंधान, उत्खनन, ठीक है। एक बार देखता हूं इसमें क्या है। तो पहला है रेडियो कार्बन विधि। तो रेडियो कार्बन विधि किसके लिए होती है, हाँ ठीक है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के लिए होता है। किसके लिए, तिथि निर्धारण के लिए होता है। तो पहले में हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद जो है खाई जो है बेसिकली जो परतें होती हैं, जो स्तर होता है, ठीक है, खाई इसको बोला जाता है, तो 3 हो जाएगा। इसके बाद स्तर विज्ञान है। तो स्तर विज्ञान किससे, गहराई नापने के लिए स्तर विज्ञान होता है, ये भी सही है। आपका 4 है। ठीकरा एक ठीला होता है, तो 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें भी संभवतः सुमेलित ही करना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड का मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में कुछ स्थलों के नाम है और सेकंड में उनकी लोकेशन है। तो कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, तो 1 में 2 हो जाएगा। और इसके बाद लोथल कहाँ है, तो लोथल आपका गुजरात में है, 4 हो जाएगा। तो ए में 2, बी में 4, आपका विकल्प 2 सही हो जाएगा। वैसे देख, राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है, बी में 3 हो जाएगा, और सी में, और डी में 1 हो जाएगा, रोपड़ पंजाब में है। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा जल्दी करता हूं, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है। तो इसमें देख लीजिए आप कि माधव निदान, तो माधव निदान में क्या है, तो माधव निदान का जो संबंध है बेसिकली ये आयुर्वेद से संबंधित एक ग्रंथ है माधव निदान। तो ए में 4 हो जाएगा, ए में 4 हो जाएगा। इसके बाद निघंटू आपके प्राचीन जो है इनकी निघंटु किससे, निघंटु तो बेसिकली जो है व्याकरण से संबंधित है। तो इसमें कुछ और ये हो जाएगा, तो क्योंकि गणित होगा नहीं, रास रत्नाकर होगा नहीं, रास रत्नाकर, ठीक है। तो निघंटु में हो जाएगा ए में 4,
निघंटु फिर यहाँ पे आएगा प्राचीन चिकित्सीय वानस्पतिक शब्दकोश, शब्दकोश है, हाँ ठीक है, व्याकरण ठीक है, यही हो जाएगा इसमें। फिर गणित स्कंद आपका हो जाएगा, गणित से रास रत्नाकर हो जाएगा, पारद और अन्य धातुओं को बनाने की तैयारी कैसे होती है। तो आपका ए में 4, बी में 2, ए में 4, बी में 2, सी में 1, डी में 2, विकल्प 2 ही आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें जो है सूची फर्स्ट में कुछ रचनाएं हैं, सेकंड में जो है उनकी घटनाक्रम, उनसे कुछ घटनाक्रम दिए हैं जिनका मिलान करना है। तो पहला है इसमें किरण उत्सादेन, किरण उत्साद, अच्छा सभी जो है उनकी रचना है, अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। तो विकल्प है किरण उत्सादेन। तो किरण उत्सादेन में क्या है, तो इसमें जो है कैकुबाद और बुगरा खां के मध्य की मुलाकात का विवरण मिलता है, बिल्कुल सही है। आशिका में देवरानी एवं खिज्र के तुखान प्रेम पर रचित है, ये भी सही है। विकल्प सी है नूह शिपिर, तो दक्कन में मुबारक खिलजी के विजयों का विवरण मिलता है, ये भी सही है। विकल्प डी तुगलकनामा, तो गयासुद्दीन तुगलक के राज्याभिषेक एवं विजयों के बारे में भी सही है। तो ए बी सी डी ही आपका सही होगा। तो ए बी सी डी विकल्प 3 हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें जो है सूची फर्स्ट में जो है कुछ भारत के गवर्नर जनरल और वायसरायों के नाम है, और सूची सेकंड में उनके कार्यों का उल्लेख है। तो वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में क्या हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय में जो है रिपन में हो जाएगा हंटर आयोग, तो डी में तो 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। करजन का हो गया पुनर्स्मारक संरक्षण अधिनियम, तो बी में 1 हो जाएगा, डी में 2, बी में 1, ठीक है। आगे देखता हूँ, वारेन हेस्टिंगस बनारस, हाँ बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंगस है, ठीक है। ए में 3 हो जाएगा। और डलहौजी का हो जाएगा आपका वुड डिस्पैच 1854, तो ए में 3, सी में 4, ठीक है, विकल्प 3 हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में जो है कुछ किला का नाम है, सेकंड में उनकी लोकेशन है। तो गोलकुंडा का किला कहाँ पे होगा, गोलकुंडा का किला आपका होगा वर्तमान में तेलंगाना में है, ठीक है, ए में 3 हो जाएगा। इसके बाद जो है मेहरानगढ़ का किला, तो मेहरानगढ़ का किला काफी प्रसिद्ध राजस्थान में। रायगढ़ का किला कहाँ पे, महाराष्ट्र में हो जाएगा। बीदर का किला कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। तो ए में 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1, 21 विकल्प सही, विकल्प 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में जो है कुछ जनजातीय विद्रोह के नेताओं के नाम है, और सेकंड में उनकी कुछ उपाधियां या जो है उनसे विद्रोह का नाम दिया गया है। तो आपका इसमें आप देख लीजिए कि एक सेकंड, पहला है बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडाल जो है इनकी उपाधि उलूगलान की थी, तो ए में 3 हो जाएगा आपका, ए में 3 हो जाएगा। तो विकल्प 3 इसमें पहले से ही विकल्प 3 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हाजी शरीयत उल्लाह ए फराजी आंदोलन से संबंधित है। सीधो कानू जो है आपके हुल इनको कहा गया है। और वासुदेव फलवंत फड़के रामोसी विद्रोह से संबंधित, तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में जो है कुछ नेताओं के नाम है, सेकंड में जो है उनकी पत्रिकाओं के नाम है। तो अब आप देख लीजिए, इंदिरा देवी पहला है, विकल्प है इंदिरा देवी। तो इंदिरा देवी ने मेवायर्स, जो इंदिरा देवी का संबंध मेवायर्स से है, तो ए में 2 हो जाएगा आपका, ए में 2, देखते हैं, हाँ एक ही विकल्प 2 हमारा सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर की कौन सी पत्रिका थी, तो ए में 2 हो गया, बी में 4 हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की यूनिटी ऑफ इंडिया हो जाएगी, लाला लाजपत यंग इंडिया हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ क्रांतिकारियों के नाम है, सेकंड में उनसे संबंधित पत्रिकाओं के नाम है। तो सूची फर्स्ट में है मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा। तो मैडम भीखाजी कामा की जो एक प्रसिद्ध पत्रिका है वह वंदे मातरम। तो ये में 3 हो जाएगा, एक ही जगह आपका है, विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे फिर आगे देख लेते हैं, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय तलवार से संबंधित हैं। इसके बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलॉजिस्ट से संबंधित हैं। और तारक नाथ दास फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर से प्रकाशित हुई थी। ये हो जाएगा। तो विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा सा जल्दी करता हूं, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में जो है कुछ ऐतिहासिक सिद्धांतों और इतिहासकारों के नाम है, और सेकंड में जो है उनसे संबंधित सिद्धांतों का विवरण मिलता है। अब आप देख लीजिए कि इसमें जो है चक्रीय सिद्धांत किसका है। तो चक्रीय सिद्धांत जो स्प्रेंजर से संबंधित काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद आपका है हीगल। तो हीगल जो है द्वंद्वात्मक वृत्त के थे। तो ए में 4, ए में 4, ए में 4, ठीक है, ए में 4 हो गया, बी में 3 हो गया, ठीक है। विकल्प 4 आपका सही आंसर होगा। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक भौतिकवाद से हो गए, अर्नाल्ड टॉयनबी जो चुनौती और अनुक्रिया सिद्धांत से हो गए। तो विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, आत्मीय भूतान से शिक्षा मिलती है। तो ये बेसिकली जो है क्या है, आत्मा सर्वव्यापी है, बिल्कुल सही है। विकल्प बी है अपने जैसा ही दूसरों के बारे में सोचना, ये भी सही है। ईश्वर सर्वव्यापी, ये भी सही है। ईश्वर नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। विकल्प ये सभी जीव अपने आप में निवास करते हैं। तो ये भी सही है। तो ए बी सी ई आपका विकल्प 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, श्री रामायण सभी मानवों द्वारा अनुसरण किए जाना नैतिकता पर रचित एक सतत ग्रंथ है। यह इसके बारे में शिक्षा देता है। तो माता पिता का सम्मान बिल्कुल देता है। भाई बंधुओं के मत संबंध, इस पे भी चर्चा हुई है। शत्रु के गुणों को भी स्वीकार करना, इस पे भी चर्चा हुई है, ठीक है। जनजातीय लोगों के साथ संबंध बनाए रहे, ये भी है। और मदिरापान पाप कर्म नहीं, ये तो गलत है। तो आपका ए बी सी डी इसमें सही आंसर होगा। तो ए बी सी डी विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला है, बौद्ध कला से किसके बारे में शिक्षा मिलती है। तो बौद्ध कला से जो है किसके बारे में, तो मृत्यु पश्चात जीवन मतलब स्तूप और उसमें जो उसकी चर्चा, हाँ ठीक है, पुनर्जन्म के बारे में से मिलती है। भावनाओं पे नियंत्रण, इसके बारे में भी शिक्षा मिलती है। वैदिक धर्म के विरुद्ध संघर्ष, तो शिक्षा तो नहीं है, लेकिन जो है इनका उद्भव जो है वैदिक धर्म के विरुद्ध ही हुआ था। वैदिक धर्म के विरुद्ध क्या, वैदिक धर्म में जो कर्मकांडी प्रथा थी उसके विरुद्ध जो इसका हुआ था। तो सी तो गलत मान लिया जाएगा। इसके बाद सार्वभौमिकता इस सिद्धांत से संबंधित है। और पशुओं में भी जीवन, इस भी सही है। तो ए बी सी, ए बी डी ई, ए बी डी ई विकल्प 2 हमारा सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आरंभिक एवं मध्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। तो आरंभिक और मध्यकाल में कृषि उद्योग तो हमेशा रहा है, धातु उद्योग भी हमेशा रहा है, ठीक है, मृदा उद्योग भी हमेशा रहा है। सिगरेट उद्योग से इसका कोई मतलब नहीं है, प्रस्तर उद्योग है। तो आपका ए बी सी ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी ई विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ये तो सब, नायक हीरो प्रस्तर वीर शिला निम्नलिखित किस समाज यहाँ तक कि मृत्यु का सामना भी करने वाले के प्रति उसके समर्पण की याद में रखे जाते थे। तो ये तो आपका हो जाएगा। इसमें पशुओं के संरक्षण में बिल्कुल सही है, धर्म रक्षण में ये भी सही है, देश के बलिदान में ये भी सही है, परिवार के सम्मान में इसकी कोई बात नहीं है, ठीक है, पेशेवर हत्या। तो आपका जो है ए बी सी नहीं, सी नहीं, ए बी सी, हाँ ए बी सी ई सही होगा। तो ए बी सी, ए बी सी नहीं 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 नहीं,
आपका हो जाएगा इसमें पेशेवर हत्या नहीं होगा, पेशेवर हत्या से इसका कोई मतलब नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो ये देखते हैं कौन सा उत्तर सेट बनेगा इसमें, ए बी सी, ए बी सी डी। तो आपका विकल्प 2 इसमें सही हो जाएगा, पेशेवर हत्या नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है कुछ शासकों के नाम हैं। तो जैसे है अमोघवर्ष तृतीय ने गोविंद चतुर्थ को पराजित किया एवं राष्ट्रकूट राज सिंहासन को अधिकृत कर लिया। दूसरा, बेलूर के युद्ध में चोलों ने पांड्यों सिंहलियों को पराजित किया। अगला, कश्मीर को उत्पल राजवंश की समाप्ति। और इसके बाद है, तो इसका जो सही आंसर होगा यूजीसी नेट ने जो दिया है आपका विकल्प 3 है, विकल्प 3 इसका सही आंसर होगा। तो DBEAC है, DBEAC है, एक बार देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, मिलान वाले काफी क्वेश्चन है, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मित्रों मैं केवल इसका आंसर आपको बस बता देता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। आगे भी मैं इस पर कभी डिटेल में चर्चा कर लूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो इसका हमारा जो है सही आंसर होगा, यूजीसी ने जो दिया हमको पता है 64 में इसका आंसर दिया है 2, विकल्प 2 हमारा सही आंसर है। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो विकल्प 1 आपका सही हो जाएगा, विकल्प 1। इसके बाद हमारा अगला है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, रामदेव। तो इसका जो है विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है इसमें, तो ये भी तो बहुत आसान है इसमें, ठीक है। इसका जो है बारदोली सत्याग्रह, बीहपुर सत्याग्रह, रोलक टेक, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। इसका भी आंसर आपका 4 होगा, विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूं कि नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन एक रूप में उल्लिखित है, दूसरा आर के रूप में है। तो पहला अभिकथन यह, भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे, बिल्कुल सही है। कारण है उनका पालन पोषण शकुंतला के द्वारा किया गया है, तो ये भी सही, ठीक है। ये उनका पालन पोषण जो है भरत के द्वारा ही, भरत का शकुंतला के द्वारा किया गया है। दोनों सही हो, एक दूसरे की व्याख्या भी है इसमें। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में उल्लेखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। तो अगला अभिकथन ए है, कल्हड़ की राजतरंगी कश्मीर के शासकों का एक ऐतिहासिक अभिलेख है, बिल्कुल सही है। और विकल्प कारण जो आर है, किन समुद्रगुप्त का उल्लेख नहीं किया गया था, कल्हड़ की कृत्य रचना अपूर्ण है, ये गलत है। समुद्रगुप्त का उल्लेख जो है कल्हड़ की राजतरंगी में हुआ है। तो ए सत्य है, आर असत्य है, विकल्प 3 हमारा सही आंसर होगा। नीचे 2 अपकथन दिए गए हैं, अपकथन ए के रूप में उल्लेखित है, तो दूसरा कारण आर के रूप में उल्लेखित है। तो इसमें है, जो ब्रिटिश भारत में मिशनरियों धर्म प्रचारकों को बसने की अनुमति केवल अनुज्ञा लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत 1813 में दी गई, ये तो बिल्कुल सही है। फिर भी कारण है, फिर भी इस प्रकार का नियंत्रित प्रवेश केवल 1833 तक ही बना रहा, ये भी सही है। लेकिन इसका कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। 1833 में मिशनरियों को जो भारत में प्रवेश करने की अनुमति, उन पर निषेध लगा दिया गया था, ये तो सही है। तो ये और दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो विकल्प 2 हमारा सही आंसर होगा। अगला है इसमें हमारा, नीचे 2 अपकथन दिए गए, वही अपकथन ए कारण वो है और दूसरा कारण है उसका। तो अपकथन ए है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एम.एन. जिन्ना से कहा कि तलवार का जवाब तलवार से ही दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
दूसरा है कारण है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस को अलग करने के लिए लॉर्ड बेवल द्वारा एम.ए. जिन्ना के समर्थन करने की पृष्ठभूमि में उपयुक्त कथन से स्वयं को अलग रखा। हाँ, ये भी सही है इसमें, ठीक है। तो कथन और कारण जो है इसमें आपका एक दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या है, ठीक है। विकल्प एक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें वही अभिकथन और कारण ही है। पहला इसमें है कि 1916 का लखनऊ सम्मेलन कांग्रेस लिए समझौता के कारण महत्वपूर्ण था। तिलक ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, तो बिल्कुल सही है। अभिकथन ए आपका सही है। और दूसरा, तिलक मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की योजना के नहीं, बिल्कुल विरोधी थे उसके, तो ये सही है। आर असत्य है, तो विकल्प 3 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अच्छा आप पैराग्राफ है, पैराग्राफ का मैं एक बार पढ़ देता हूं, उसको भी आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी। प्रागैतिहासिक युग के रूप में ज्ञात पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल में मानव यायावर था। वे शिकारी संग्राहक थे। अपनी भूख मिटाने के लिए वे पेड़ों, पादपों एवं फलों पर निर्भर हुआ करते थे, जो कि सामान्यतः ऋतु मौसमी परिवर्तन के कारण उसमें उनके पास पाए जाते थे। इस प्रकार फलों को शाकाहारी फल के रूप में जाना जाता है। वे अपने लिए गैर शाकाहारी खाद्य पदार्थ अर्थात पशु के मांस के लिए वे खरगोश, भेड़, बकरी इत्यादि के जैसे पशुओं पर निर्भर हुआ करते थे। उनको मारने की प्रक्रिया में उनको शारीरिक रूप से उनके साथ संघर्ष करना पड़ता। चूंकि पशुओं की शारीरिक ताकत मानव से अधिक होती है, इसलिए अधिकांश बार इस प्रक्रिया में उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसे वे लाखों मिलियन वर्षों तक प्रयोग करना जारी रखे, जब तक कि मानव ने पाषाण उपकरण के रूप में ज्ञात पत्थर से निर्मित उपकरणों एवं हस्त कुठारों के जैसे प्रस्तर उपकरण की खोज नहीं कर लिया। आरंभिक रूप से वे औजार मूल मतलब कोर थे एवं बाद में वे परिष्कृत हो गए एवं परिष्कृत क्रियान्वित रूप में माने जाते हैं। मध्य पाषाण काल तक छोटे उपकरण भी बनाए गए। एक तरह से औजार के आविष्कार की प्रथम औद्योगिक क्रांति के रूप में से जैसा अभी देखिए ऊपर चर्चा भी हुई थी, इस पे पहला प्रश्न ही शायद पहला दूसरा प्रश्न था। तो इसमें है आप ये जो है पाषाण काल के संबंध में एक पैराग्राफ दिया, इससे संबंधित एक कुछ प्रश्न पूछेंगे तो उसका हमें उत्तर देना है। तो आप देखिए, मानो किस समय आखेटक संग्राहक हुआ करता था। आखेटक और संग्राहक जो प्रागैतिहासिक काल के दौरान हुआ करता था, बेसिकली पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में व्यक्ति जो है कृषिकाज भी करने लगा था। तो विकल्प एक हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शाकाहारी खाद्य पदार्थ में शामिल नहीं किया जाता है। तो फूल है, पुष्प है, पत्ती, खरगोश मांसाहारी में आएगा। विकल्प 4 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पशुओं की हत्या के दौरान क्या घटित हुआ। तो पशुओं की हत्या के दौरान जो है वे अतिक्रुद्ध हो गए और हमलावर हो गए। बिल्कुल, जब किसी के ऊपर जो है हमला होगा तो क्या होगा, अपनी रक्षा के लिए कुछ करेगा। तो मनुष्य जख्मी हुए, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, औजार निर्माण समय काल को प्रथम औद्योगिक क्रांति के रूप में क्यों माना जाता है। तो इसमें है मानव आखेटक से इस नहीं है, वस्तुतः पशुओं को मारा गया, यह भी नहीं है। विकल्प सी है, औजारों का प्रयोग मानव ताकत मजबूरी से पूरक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल ये सही है। मानव वस्तु ये नहीं, विकल्प 3 आपका सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक युग में कौन से काल शामिल हैं। तो इसमें जो है पूरा पाषाण है, गृह आवास निर्माण नहीं, शारीरिक दस को आपका जो है प्रागैतिहासिक युग में कौन से काल सम्मिलित है। प्रागैतिहासिक काल में तो आपका जो है सही उत्तर इसका होगा पाषाण युग। पाषाण युग के जो तीनों काल हैं तो वह प्रागैतिहासिक काल बेसिकली इतिहास का वह काल होता है जिसके विषय में हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन अभी तक जिसके पास हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। जैसे और केवल पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर ही हम निर्भर हैं। तो पाषाण युग तो के विषय में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो विकल्प 4 इसमें सही होगा। लेकिन इसका यूजीसी ने उत्तर केवल पूरा पाषाण काल दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ इसमें भी एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ में आपको हिंदी में पढ़ के सुना देता हूं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो
ब्रिटिश के अधीन भारतीय वैध प्रणाली कानून के समक्ष समानता की धारणा पर आधारित। इसका अर्थ यह है कि कानूनों की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। वही कानून सभी व्यक्ति पर उनकी जात, धर्म या वर्ग का ध्यान किए बिना लागू होता। पहले न्यायिक प्रणाली जात भेदभाव पर ध्यान देती थी और उच्च जात और निम्न जात में जन्मे के बीच अंतर करती थी। समान अपराध के लिए ब्राह्मण को गैर ब्राह्मण से कम सजा मिलती थी। इसी तरह जमींदार और अभिजात को आम व्यक्तियों जितना कठोर फैसला नहीं दिया जाता था। तो आज भी है। वास्तव में उनको अपने कार्य के लिए न्याय भी नहीं मिलता था। अब न्याय की मशीनरी भी विनम्र हो चली है, जबकि उनके श्रेष्ठ कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का एक अपवाद भी था। यूरोपियन और उनके वंशज के लिए अलग से न्यायालय और यहाँ तक भी अलग से कानून भी थे। आपराधिक स्थिति में केवल यूरोपियन न्यायाधीश द्वारा सजा दी जाती थी। कई अंग्रेजी अधिकारी, सैन्य अधिकारी, रोपक और व्यावसायिक भारतीयों के साथ घमंडी, कठोर और यहाँ तक कि क्रूर तरीके से पेश आते थे। जब सबको न्याय दिलवाने का प्रयास किया जाता था तो उनको अप्रत्यक्ष और अंतर सुरक्षा दी जाती और कई यूरोपियन न्यायाधीशों द्वारा केवल उनके सामने उनको सजा मिलती है, निरंतर अधिक या कोई सजा नहीं देते थे। फलस्वरूप यह न्याय की लगातार विफलता थी। यह अंग्रेजी गवर्नमेंट की उसमें है। तो इसमें जो है अब इसके प्रश्न है और उसका आंसर हमें देना है। तो अधिकार पर चार्टर एक्ट, जिसमें भारत परिषद में गवर्नर जनरल को सभी कानून बनाने की शक्ति गई। तो 1833 के चार्टर एक्ट में जो है गवर्नर जनरल को सभी प्रकार के कानून बनाने की शक्ति दी गई थी बेंटिक के समय। विकल्प 3 हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा लागू वैध प्रणाली किस पर विकसित थी? तो शस्त्र पर, शरीयत पर, शास्त्रों, पश्चिम प्रेरित संहिता के साथ देशज कानून की व्याख्या। आपके यह विकल्प 4 सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिशों द्वारा भारत में वैध प्रणाली की संहिताकरण का उद्देश्य था। तो इसका मुख्य उद्देश्य तथा देशज जमींदारों और व्यावसायिकों और शोषक के हितों की सुरक्षा। ठीक है, शोषित नहीं, शोषक के हितों की सुरक्षा की चर्चा यहाँ पे चल रही है। तो विकल्प 3 हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संहिताकरण की प्रक्रिया शुरू करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो संहिताकरण की प्रक्रिया शुरू करने वाले गवर्नर जनरल थे, अगर देखा जाए न्यायिक दृष्टि में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। विकल्प 3 हमारा सही आंसर है। और अगला प्रश्न है, उपर्युक्त लेखांश का तात्पर्य है। तो उपर्युक्त लेखांश का तात्पर्य सैन्य प्रशासन संगठन है नहीं, शरीयत है। भारत में कानून के विनियोग में असमानता। विकल्प 4 हमारा सही आंसर है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी यूजीसी नेट परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई, बहुत बड़ी वीडियो थोड़ी सी नीरस हो जाती है, और चूंकि जब हम लोग पूरी व्याख्या करके अध्ययन नहीं करते मज़ा नहीं आता है। वीडियो में ज़्यादातर केवल प्रश्नों का आंसर ही मैंने आपको दिया है। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।